नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यह टेस्ट जो है 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस टेस्ट में भाग लेकर के आप सभी छात्र 90% तक की जो छात्रवृत्ति है उसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, आपको उसका उपयोग करना है और खुद को इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस टेस्ट में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे से किया जाएगा, जिसमें भाग लेकर के आप 90% तक की जो छात्रवृत्ति है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस न्यूज को आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला कथन क्या है कि ईवीएम स्टैंड एलोन मशीनें हैं जिन्हें कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही कथन है। अगर हम बात करते हैं ईवीएम की, तो ईवीएम क्या है? स्टैंड एलोन मशीनें हैं, मतलब इसका कनेक्शन किसी भी इंटरनेट कनेक्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो इसके बारे में आपको जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मिल जाएगा कि इलेक्शन की ईवीएम है क्या, और वहाँ पर भी बताया गया है कि ईवीएम क्या है, एक स्टैंड एलोन मशीनें हैं जिन्हें कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पारदर्शिता बढ़ाता है और मतदाताओं को यह स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि उनका वोट ठीक से डाला गया है या नहीं। बिल्कुल सही कथन है। आप सभी जानते हैं जब हम बात करते हैं ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम मशीन में क्या होता है, एक बैलेट यूनिट होता है जहां पर पार्टियों और जो आपका बटन होता है वो होता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट होता है और इसके अलावा जो वीवीपैट भी जुड़ा होता है जो कि एक तरीके से प्रिंटर है। तो आप जब भी किसी पार्टी को वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद एक पर्ची यहाँ से निकलती है जिसमें यह दिखाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये क्या करता है, कॉन्फिडेंस जगाता है मतदाताओं में कि हाँ उनका जो वोट है वो सही जगह पर गया है। तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? नतीजों की घोषणा से पहले सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है। तो ये कथन गलत है। और देखिए इसी को लेकर के तो एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है कि वीवीपैट की जो पर्चियां है उसका मिलान जो है हर वोट के साथ होना चाहिए। यानी कि जब भी आप वोट डालते हैं, जितने भी मतदाताओं ने वोट डाला है उन सभी मतदाताओं के वोट का मिलान जो है वीवीपैट की पर्चियों से होना चाहिए। अभी के टाइम में जो है ऐसा कोई भी नियम नहीं है। बहुत ही लिमिटेड तरीके से क्या होता है, पर्चियों का मिलान होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा कथन सही है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर 2 कथन सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे जुड़े हुए न्यूज को हमने आज द हिंदू एनालिसिस में भी कवर किया है, वहां पर जाकर के आप इस न्यूज को अच्छे से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं कथन 1 को। कथन 1 क्या है? प्रशांत रिंग ऑफ फायर एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जो लगातार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, तो आप देख सकते हैं ये रहा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप देखोगे कि इसका आकार क्या है, घोड़े की नाल की तरह है। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर आप देखोगे कि यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को लेकर के। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कथन 2 को। कथन 2 क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में टेक्टोनिक गतिविधि पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। जिसको हम लोग इसको क्यों रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट आपको देखने को मिलेंगे। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? मूविंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स।
जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं वो एक दूसरे के अंदर धंस रही हैं, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर भूकंप के झटके यहाँ पर आपको महसूस होते हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी क्या है, सही है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या जो दूसरा कथन है वो पहले कथन को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि आखिर क्यों जो है यहाँ पर लगातार भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियां इसके पीछे की एक बहुत बड़ी रीजन है। तो आप देखोगे कि यहाँ आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर देख करके जाना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हाल ही में हमने इसको लेकर के काफी सारी चर्चाएं की हैं और आप देख सकते हो कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा रिलीज किया गया, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस। यहाँ पर आप देखोगे कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट उसके द्वारा क्या किया गया है, इसके साथ ILO के साथ मिलकर के इस रिपोर्ट को भारत के लिए जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO और मानव विकास संस्थान। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया, टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन द अर्बन पुअर। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सबके संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, मतलब कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। कथन 1 क्या है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल पीड़ित या उनके रिश्तेदारों द्वारा उसके संज्ञान में लाए गए मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब हम भारत NHRC के कार्यों की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर हमारे देश में कहीं पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और उससे कोई संबंधित मामला है, अगर NHRC के संज्ञान में आता है, खुद वो संज्ञान ले सकता है या फिर कोई शिकायत करता है तो वो क्या करता है, इसकी जांच करता है। तो खुद से संज्ञान लेने का इसके पास क्या है, अधिकार है, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर केवल वर्ड यूज किया गया, केवल पीड़ित या उसके रिश्तेदार। आपको ध्यान रखना है कि NHRC किसी मामले का खुद से भी संज्ञान ले सकता है, यानी कि यहां पर यह कथन क्या है, गलत है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा कथन क्या है, NHRC का अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो NHRC का अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, तो यहां पर कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि केवल, यहां पर भी केवल वर्ड यूज किया गया, इसलिए यहां पर यह कथन भी क्या है, गलत है। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, NHRC केवल संघ सूची के विषयों संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है। याद रखना है कि यहां पर यह स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, यानी कि यहां पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो जो चीजें आप पढ़ रहे हो, NHRC हो या कौशल बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कौशल बॉडी को सही तरीके से पढ़ करके जाना है आपको, वहां से ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया, खान क्लियर सिलेक्शन ऑफ एक्स CJ एज SHRC हेड, और इसी को आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है, यूरेनियम भंडार होने के बावजूद भारत अपने अधिकांश बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भारत में यूरेनियम का भंडार क्या है, 9 मात्र का है, तो भंडार तो कोयले का ज्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर ऐसे ही गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बिजली के उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कथन यहाँ पर गलत है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, यहाँ पर सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर
इसका आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है कार्बन तटस्थता, जिसको हम लोग नेट जीरो के नाम से भी जानते हैं। तो नेट जीरो या फिर कार्बन तटस्थता क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, एक देश जो कुल उत्सर्जन करता है, जितना हम CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना वो क्या करता है, अपने जो अलग अलग माध्यम उससे वो अवशोषित भी कर लेता है। तो जितना आपने CO2 रेस्क्यू किया उतना ही आपने क्या किया, रिड्यूस भी कर लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं नेट कार्बन फुटप्रिंट या फिर नेट जीरो या फिर कार्बन तटस्थता। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर देश प्रयास कर रहा है। कोई यहाँ पर जो पेड़ों का अनावरण है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में जितना वो छूटे उससे उतना ही हम क्या कर सके, उसको अवशोषित कर सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, उससे जुड़े न्यूज को जरूर रिवाइज करेंगे। सब कुछ रिवाइज करके आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। जो आने वाला प्री एग्जाम है उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रोग्राम आपको आसानी से उपलब्ध हो। और जो शुरुआत में मैंने नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के जो आपको जानकारी दी है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।